बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 होम्योस्टेसिस में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे प्लांट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं प्लांट बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट करते हैं और होम्योस्टेसिस कैसे जो है वो परफॉर्म होता है विद इन द प्लांट बॉडी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर्स कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो बेसिकली ये इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं और होम्योस्टेसिस का फिनोमेना परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लंग्स कैसे होम्योस्टेटिक ऑर्गन का रोल प्ले करते हैं और इनको होम्योस्टेटिक ऑर्गन क्यों बोला जाता है। हमारी बॉडी का हर सेल जो है उसको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी हासिल करने के लिए वो रेस्पिरेशन का फिनोमेना करता है, यानी जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी जो है जनरेट होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। तो इट्स मीन बॉडी के तमाम सेल जो है वो रेस्पिरेशन का फिनोमेना कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन जो सेलुलर लेवल पर ऑपरेट करती है। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की ब्रेकडाउन होती है, एज रिजल्ट एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ रही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि ये हमारे पास एक जो है वो वेस्ट मटेरियल है सेलुलर रेस्पिरेशन को, इसका रिमूवल बॉडी से जरूरी है। इसके अलावा ये एक एसिडिक गैस है, ठीक है। एसिडिक गैस का मतलब है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी CO2 प्लस H2O तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन जाता है H2CO3। तो क्या होगा कि ब्लड की पीएच ये चेंज कर देती है। जब ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है CO2 की तो ये ब्लड की पीएच चेंज कर देगी, उसको मोर एसिडिक कर देगी। तो इट्स मीन के सेल के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट हो जाएगी वो एसिडिक हो जाएगी और सेल अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लिहाजा इसका रिमूवल बॉडी से जरूरी है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में कौन इन्वॉल्व होता है? लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है कि लंग्स के अंदर जो है स्ट्रक्चर होते हैं स्पेसिफिक, जिनको हम एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली इसके रिमूवल में इन्वॉल्व होते हैं और फिर लंग्स के थ्रू जो है ये CO2 एक्सपेल आउट हो जाती है बॉडी से। अब बेसिकली फिनोमेना कैसे होता है, यहाँ पर हमें पता था कि ये जो एल्वोलाई है इसके इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं। सो वो ब्लड जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो जब यहाँ पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये वो ब्लड है जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। सो क्या होता है, एल्वोलाई में CO2 की एल्वोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो CO2 यहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मूव करेगी इनटू द एल्वोलाई स्ट्रक्चर और एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आती जा रही है। सो इस तरह जो है एल्वोलाई के थ्रू जो कि लंग्स में मौजूद होते हैं जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। सो इस ये हम कह सकते हैं कि लंग्स जो है वो CO2 के एक्सेस जो CO2 उसके रिमूवल में इन्वॉल्व होता है, लिहाजा ये बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको मेंटेन रखता है और इसलिए इसको जो है होम्योस्टेटिक ऑर्गन जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्किन एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन। कि स्किन जो है कैसे होम्योस्टेसिस में अपना रोल परफॉर्म करती है विद इन द ह्यूमन बॉडी। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसको ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन भी बोला जाता है। मीन ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है हमारी बॉडी के। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, जिसमें हमारी एंजाइम्स और सेल्स काम करते हैं एक्टिवली, वो है हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कैसे इस टेम्परेचर को मेंटेन करती है स्किन हमारी बॉडी में वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले स्किन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है कि स्किन जो है डिफरेंट लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और लास्ट में आपको एक फैटी लेयर नजर आ रही है फैट्स की, फैट सेल्स की, ठीक है। तो बेसिकली इस लेयर का क्या काम है कि ना तो हीट को बाहर से बॉडी के अंदर आने देती है और ना ही बॉडी से बाहर जाने देती है, ठीक है। और अगर हम डर्मिस लेयर में देखें तो डर्मिस में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे लाइक ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड, स्पीशियस ग्लैंड एटसेट्रा, नर्व वगैरह, ठीक है। तो इन सब का जो है वो रोल है थर्मोरेगुलेशन में। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं। या तो एक कंडीशन है कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है और सेकंड कंडीशन है जब टेम्परेचर जो है वो लो होता है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में जो है
जो स्किन है वो डिफरेंट फिनोमेना जो है वो परफॉर्म करती है और टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जब टेम्परेचर हाई हो रहा होता है तो वैसोडाइलेशन, स्वेटिंग वगैरह का फिनोमेना होता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग और इरेक्ट हेयर्स वगैरह, ये सारे वो फिनोमेनास हैं जिसके थ्रू जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है स्किन वो मेंटेन करती है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आती है। वन बाय वन हम इनको देख। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल्ड कंडीशन में कैसे स्किन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और कौन कौन से फिनोमेना विद इन द बॉडी परफॉर्म होते हैं। ये हमारे पास दिखाया गया है, स्किन का स्ट्रक्चर डर्मिस लेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये डर्मिस लेयर में हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स और मसल्स वगैरह मौजूद होते हैं। सो इन ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन क्या होता है कि वो मसल्स जो नियर द बेस ऑफ हेयर्स मौजूद होते हैं, यानी इरेक्टर मसल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग हेयर्स अप ऑन एंड। तो क्या होंगे, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हेयर्स जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएंगे, अपराइट पोजीशन में। और फिर क्या होगा, द अपराइट हेयर्स ट्रैप अ लेयर ऑफ वार्म एयर नेक्स्ट टू द स्किन विच इंसुलेट इट। तो क्या करेंगे, ये जो अपराइट हेयर्स हैं अब ट्रैप कर लेंगे वार्म एयर को, और एक स्किन के ऊपर जो है गूज बम्प की कंडीशन हो जाएगी और एक ब्लैंकेट बन जाएगा वार्म एयर का, जो इंसुलेशन का काम करेगा। और वो इंसुलेशन क्या करेगी, जो बॉडी हीट है उसको लॉस नहीं होने देगी, बॉडी से बाहर नहीं जाने देगी, और हीट विद इन द बॉडी कंजर्व रहेगी। इसके अलावा क्या होगा फिनोमेना, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास ब्लड वेसल है जो कि किसको सप्लाई कर रही है, ब्लड, ये स्वेट ग्लैंड को, ठीक है। तो ब्लड वेसल जो होती है वो उसका डायमीटर कम हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम ब्लड जो है वो स्वेट ग्लैंड को मिलता है, और एज ए रिजल्ट जो है स्वेट ग्लैंड का जो फंक्शन है स्वेटिंग प्रोड्यूस करना, यानी पसीना जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, और इस तरह भी जो है हीट विद इन द बॉडी कंजर्व रहती है। यहाँ पर भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्वेट ग्लैंड है, तो यहाँ पर जो है ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन जो है वो स्वेटिंग का फिनोमेना जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ताकि हीट लॉस जो है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है उसके थ्रू भी हीट कंजर्वेशन होती है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं उसका डायमीटर जो है वो क्या वो नैरो हो गई है, तंग हो गई है, और कम ब्लड जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है। कम ब्लड फ्लो करने की वजह से कम हीट लॉस जो है वो एपिडर्मिस के थ्रू सराउंडिंग में हो रहा है, और मोर हीट जो है विद इन द बॉडी कंजर्व रह रही है। तो इस तरह जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वार्म कंडीशन में क्या होता है। वार्म कंडीशन में बिल्कुल इसके अपोजिट फिनोमेना होते हैं। लाइक अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ड्यूरिंग वार्म कंडीशन जो इरेक्टर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने की वजह से जो हेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लैट पोजीशन में आ जाते हैं, और लेस एयर जो है इनके दरमियान ट्रैप हो सकती है। सेकेंड बात क्या होती है कि जो स्वेटिंग का फिनोमेना खास तौर पर ड्यूरिंग द वार्म कंडीशन जो है परफॉर्म होता है। यहाँ पर देखें तो डायमीटर इसका क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। अब मोर ब्लड जो है वो सप्लाई होगा स्वेट ग्लैंड को, जिसकी वजह से ताकि ज्यादा स्वेटिंग का फिनोमेना हो सके, ज्यादा पसीना प्रोड्यूस हो, और पसीने के थ्रू जो है वो हीट रिलीज हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वेसोडाइलेशन, यानी जो ब्लड वेसल्स है उनका डायमीटर बढ़ जाता है, तो मोर ब्लड जो है वो सरफेस जो होती है एपिडर्मिस की वहां पर अवेलेबल होता है, और एज ए रिजल्ट जो है मोर हीट लॉस जो है वो इस लेयर के थ्रू जो है एपिडर्मिस के थ्रू बॉडी से हो सकती है, और इस तरह जो है एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो उससे छुटकारा मिल जाता है, और बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है। अब हम देखते हैं किडनीज एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन। तो किडनी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है होम्योस्टेसिस के, और हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है बॉडी का, जिसमें हमारे पास किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा वगैरह आ जाते हैं, उसका भी बेसिक पार्ट है किडनी। और यूरिनरी सिस्टम जो है ये बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है रिमूव करता है। तो बेसिकली ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ये किडनीज में जो है वो टेक प्लेस होता है। किडनी में स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम फिल्ट्रेशन यूनिट यानी नेफ्रॉन जो है उनको बोला जाता है। नेफ्रॉन क्या करते हैं, जब ब्लड एंटर होता है दोनों किडनीज में, तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर्स है नेफ्रॉन, ये उस ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, और ब्लड में मौजूद जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और इसके अलावा एक्सेस साल्ट जो होते हैं,
या एक्सेस वाटर जो होते हैं, इन सब चीज़ों से वो फिल्टर आउट कर लेता है ब्लड को और ब्लड को क्लीन करता है। और फिर ये सारे जो मटीरियल एंड वेस्ट है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इट्स मीन कि होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पे कैसे रोल प्ले कर रहा है कि बॉडी से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सेसिव साल्ट है और इसके अलावा वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन कर रहा है और तमाम वेस्ट को जो है वो बॉडी से रिमूव कर देता है और इन वेस्ट का बॉडी में बिल्डअप नहीं होता और बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता। सो इट्स मीन कि ना सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रहा है, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, बल्कि इसके अलावा वाटर सोल्यूट बैलेंस भी मेंटेन कर यानी ऑस्मोरेगुलेशन में भी इन्वॉल्व है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जब ब्लड में बहुत ज़्यादा पानी वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे ब्रेन में एक स्पेशल सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, वो डिटेक्ट कर लेता है फ़ौरन कि वाटर लेवल ज़्यादा है। फिर स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होते हैं ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, वो हार्मोन क्या करता है कि वो सिग्नल देता है तो जो वाटर होता है वो रीएब्सॉर्ब नहीं होता। ठीक है, ब्लड में रीएब्सॉर्ब नहीं होता किडनीज में और ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाता है। इस तरह जो है ब्लड में नॉर्मल लेवल वाटर का मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट केस हो यानी वाटर लेवल कम हो ब्लड में, तब क्या होता है कि इस हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, जब इस हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है तो इसका फंक्शन था कि ये क्या करता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो नहीं होने देता। तो जब ये नहीं होगा तो वाटर जो है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है और रीअब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में दोबारा चला जाता है किडनीज में से और इस तरह जो है जो ब्लड में जो वाटर है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरह हमारे पास जो है किडनीज वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं यानी वाटर बैलेंस जो होता है और इसके अलावा साल्ट का जो बैलेंस होता है वो भी मेंटेन करते हैं। जिसका वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है, साल्ट की भी अगर कमी होती है तो वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं विद इन द किडनीज। किडनी के जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रॉन। सो इस तरह जो है किडनीज एज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन जो है अपना रोल प्ले करता है। इन ऑर्गन्स के अलावा जो है लीवर भी होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करता है कि जो हीमोग्लोबिन जो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का हिस्सा होती है और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी उसमें से जो हीमोग्लोबिन है उसकी ब्रेकडाउन लीवर में होती है और फिर उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं हीमोग्लोबिन के वो किडनीज की तरफ भेजे जाते हैं और फिर यहाँ से किडनीज में यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है किडनी, स्किन और लंग्स का रोल जो है एज ए होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पर बॉडी में देखा कि कैसे कैसे जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करके बॉडी में जो है डिफरेंट कंडीशंस जो है उनको मेंटेन करते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।